अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक मस्जिद के इमाम साहब है। इनको पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कई को गिरफ्तार करे बोले तो इन्होंने लाउड स्पीकर पे अजान दे दिए थे। और तो और इनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। किसने लगाया है तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और महाराष्ट्र से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देख सकते हैं मस्जिद के अंदर ये शख्स आ चुका है। इसका कहना है कि लाउड स्पीकर पे अजान नहीं देना। क्या बोला शख्स, क्या हंगामा करा, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जियाउर रहमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनके खिलाफ भी कई केसेस बुक कर दिए गए थे। संभल में जो मामला हुआ था उससे रिलेटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्हें बोलने का मौका मिला था। इन्होंने संभली को हिला कर रख दिया। बैरिस्टर अवैसी के स्पीच से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएंगे। संभल में जो वाकयात पेश आए थे वो तमाम इलीगल घरों को हुकूमत की जानिब से तोड़ा जा रहा है और कई लोग डर का शिकार भी हो चुके हैं, अपने घरों को लॉकडाउन कर जा चुके हैं। इस गली में जितने भी घर हैं वो सारे घर लॉक है, सब पे ताला लगा हुआ है। और यहाँ के रहने वाले जितने भी फैमिली है ये सारी के सारी ताला लगा कर यहाँ से जा चुकी है। पुलिस का खौफ इतना ज़्यादा है कि कोई भी अपने घर में रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस किसी भी वक्त दबिश देती है, इनसे सवाल जवाब करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे डिम्पल यादव बैठे हैं, अखिलेश यादव की वाइफ है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जब जियाउर रहमान का माइक बंद कर दिया गया और उन्होंने पीछे से आवाज दी और कहा कि जियाउर रहमान का माइक ऑन करो। बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ। माननीय सभापति जी, आज मैं चाहता हूं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूं आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही। एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जाती क्यों की जा रही है? हम लोग अपने इस मुल्क के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से रुके थे। हमारी मुल्क को आजाद कराने में हजारों लाखों मुसलमानों ने शहीद हुए थे। माननीय सभापति जी, कंक्लूड कर रहा हूँ सिर्फ राजकुमार से तो आप कंक्लूड करें ना, आप कंक्लूड कर लें। शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं एक मुस्लिम और अल्पसंख्यक रहनुमा के तौर पर मैं अपनी बिरादरी के लिए खास हक के मुताबिक नहीं करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आईना के बाद संविधान के मुताबिक हर नागरिक के लिए जो वादा किया गया उसे पूरा हो। यहाँ क्या हो इस मस्जिद में? आप मैं इमाम हूँ यहाँ। कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद। यहाँ अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से, तो रोक लगी हुई है। नहीं, मुझे सर इस चीज़ का मालूम नहीं था। मुझे तो रोक, अजान तो दूसरे पढ़ते हैं, मैं तो इमाम हूँ। मुझे नमाज़ पढ़ानी, अजान हो गई है, जुमे का दिन है आज। तो आपको जानकारी नहीं है इसकी? प्रशासन ने मीटिंग की थी, सबको बताया था। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बताया इसके मस्जिद के सदर वो कौन है? मुतल्लिक वो ज़फर एडवोकेट साहब जो इस मस्जिद के वो। ये एक मस्जिद का मंजर है। नंदुरबार बोल के इलाका है महाराष्ट्र के अंदर। एक शख्स मस्जिद के अंदर आया और कहने लगा कि अजान का माइक बंद कर दो और किस तरीके से धक्का मुक्की करने लगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी
तो माकूल तरीके से बनाए जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। सर, जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16 सर, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का 3rd सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये, आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए, आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29, लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजाद